जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जामपुर के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे वॉल्यूम 2 और इसका सेट नंबर 10। इसके पहले मैं इसके सेट 9 अपलोड कर चुका हूँ, तो उन 9 सेटों को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने ये 10 सेट पूरी लगा ली तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में इस बार आपका 220 स्कोर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपको ये सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेट नंबर 10 बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है गोदान को लिखा मुंशी प्रेमचंद्र ने। एक का जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या है 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है भारत रत्न। 2 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 3 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो ये दही में होता है। 4 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो किस राज्य का है? तो गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो कौन से मंत्रालय के पास ये 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है? तो ये होती है गृह मंत्रालय के पास। छठवां का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, सातवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। 7 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर, बताओ कितना हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का? तो इसका है 1930। 18 का सी ऑप्शन है राइट आंसर, सॉरी 8 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? बताओ कौन सी उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन? तो आपकी सुरक्षा आपकी संकल्प न हमारा। 9 का भी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये टैगलाइन आपको भी याद रखनी होगी क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पास करके आप उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो नैनीताल में। 10 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ G20 का फुल फॉर्म? तो ये ग्रुप ऑफ 20। 11 का ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो कायाकल्प किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। 12 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किसने प्रस्तावित किया था जीएसटी? तो ये किया था केलकर टास्क फोर्स में। 13 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से कौन सा नहीं करता है और भारत का पड़ोसी देश है? 14 का आंसर तो वो है मालदीव। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किसकी राजधानी? तो ये जापान की राजधानी है। 15 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये ग्रैंड कैनियन किसने निर्मित किया था? 16 का आंसर आपको बताना। तो ये कोलोराडो ने किया था। 16 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो कहाँ पर मिल जाती है नर्मदा नदी? 17 का आंसर आपको देना है। तो ये अरब सागर में मिल जाती है। 17 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 18वां प्रश्न आ जाता है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो ये किस कहाँ पर लोकप्रिय है? ब्रज के। तो ये वो है रसिया है।
18 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है? तो कौन सा बना है 19 का आंसर? तो ये बना है आपका प्रथम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थांगटा कहाँ की है? 20 का आंसर आपको देना है। तो ये सिक्किम की, 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ये किसने किया था? 21 का आंसर आपको बताना। तो ये किया था श्री नंदलाल बोस ने। 21 का ही ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय किस कंपनी ने ट्रैक्टर व्यवसाय एवं संबंधित गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये किस कंपनी ने लिया है ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहे हैं। फटाफट से तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया फोर्स ट्रैक्टर यानी स्वराज ने। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे 2016 में? तो आपको पता है कि ये थे श्री नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में भी ये 23 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये किसकी बेटी थी? प्रभावती गुप्त। तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। 24 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 25 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो ये कौन सी घटना के बाद किया था? तो ये किया था जलियांवाला बाग नरसंहार घटना के बाद। 26 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखती है नीली क्रांति? तो इसका जो संबंध है वो है मत्स्य पालन या उत्पादन से। 27 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने खाद्य और कृषि संगठन ने अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था रोम में। 28 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में द टाइम्स ग्रुप द्वारा किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किसे मिला है ये आपको बताना। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो पुरस्कार मिला था वो मिला था विजय जैन को। 29 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो कितने पदक मिले हैं? 30 का आंसर आपको देना। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत को टोटल 18 पदक मिले हैं। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो कौन थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के जो संस्थापक थे वो थे सर जमशेदजी सरवानजी टाटा। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? 32 का आंसर आपको देना। तो एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में? तो यहाँ पर टोटल है 160 स्वीकृत संख्या। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। 134 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि या तो तिसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो बताओ ये कहाँ पर है या तिसो? 35 का आंसर आपको बताना। तो ये स्थित है लद्दाख में। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिशन शक्ति।
36 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो कौन से राज्य की सीमा के साथ नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा? तो ये तेलंगाना के साथ नहीं लगती है। 37 का जितने भी लोग हैं ए ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनाईमुड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, जीके जीएस के 38 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपके सामने हिंदी के 37 प्रश्न जो शुरू किए जाएंगे जो फिर संख्या 75 पर जाकर के समाप्त हो जाए। अगर आपको ये सेट नंबर 10 पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो उल्लू ये तद्भव है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है? तो शुष्क ये तत्सम है। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द की पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो किसमें है चांदनी के? तो कौमुदी ज्योत्सना ये चांदनी के पर्यायवाची। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो कौन सा है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये है आदि से अंत तक अधोपांत, ये एकदम सही है। 42 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 43वां प्रश्न आपके सामने कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में निर्बाध और निर्बाध का उचित अर्थ है। तो इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा? 43 का आंसर आपको देना है। तो निर्बाध का अर्थ होता है निंदा और निर्बाध का अर्थ होता है विवाद रहित, यानी 43 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 44वां प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। बताओ ये बिल्कुल तो सही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहा है? ये बिल्कुल अशुद्ध है। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो बताओ कौन सा गलत है? बनिया बनियान, ये बिल्कुल गलत है। यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 का वी ऑप्शन। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा बधु का बहुवचन? 46 का आंसर। तो बधु का बहुवचन क्या होता है? तो ये होता है बधुएं। 46 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांक शब्द में कौन सा कारक है? तो बच्चे को इसमें कौन सा कारक है? 47 का आंसर। तो संप्रदान को, एक संप्रदान कारक है, संप्रदान के लिए को होता है। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने 48 है। तो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय लगा है भौतिकी में? तो भौतिकी में लगा हुआ है ई प्रत्यय। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आपके सामने कि निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? तो निर्विमान शब्द है, इसमें निर उपसर्ग है। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ? तो किसमें सही नहीं है समास विग्रह, ये आपको बताना। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देह लता, लता रूपी देह, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था देह की लता, ये तब इसका सही रूप हो जाता है। 50 का जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निश्चय सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है निश्चय? 51 का आंसर आपको बताना। तो यह है 51 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न आपके सामने कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो बताओ क्या है कवि स्वर का? तो कवि स्वर का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है कवि प्लस ईश्वर। 52 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न आपके सामने क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्यांश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो बताओ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 53 का आंसर आपको बताना। तो ये हुआ प्रश्न सूचक चिन्ह का। 53 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 54वां प्रश्न आपके सामने ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बताओ कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है ईमानदार में? तो यहाँ पर यह है गुणवाचक विशेषण। 54 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण वो है रमेश ने खिलौने खरीदे। 55 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न आपके सामने गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो बताओ इसमें कौन से काल का है गाय मीठा दूध देती है? तो ये है सामान्य वर्तमान काल। 56 का ए ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा।
57वां प्रश्न है आपके सामने कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य? तो कौन सा वाच्य? तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें जो वाच्य वो है भाववाच्य। 57 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 में कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? कान पर जू ना रेंगना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कुछ असर ना होना। 58 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने, आकर्षण का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। अब कुछ लोग कहेंगे अनाकर्षण, तो अनाकर्षण भी राइट आंसर हो जाएगा। 59 का सी ऑप्शन। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? 60 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा आगे कुआ पीछे खाई दोनों तरफ से मोहताई। 60 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाए प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो कौन सा है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद है। 61 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, बताओ दोहे का उल्टा क्या होता है? तो आपको पता है कि दोहे का उल्टा होता है सोटा। 62 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। 63 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हो कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज दोस्त भाई बहन जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 64वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो बताओ इनमें से भेद से संबंध किसका नहीं है? 64 का आंसर आपको बताना है। तो मूल नहीं है, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। 65 से लेकर 69 तक आपको गद्यांश के उत्तर देने हैं। वीडियो को आप रोक करके गद्यांश से पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिएगा तो 65वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिएगा। तो बताओ गद्यांश जब आप पढ़ लिए होगे तो उसका उचित शीर्षक आप लोग को मालूम चल गया हो तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। 65 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची जो शब्द है वो है संपूर्ण। 66 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिएगा। तो इसका आशय क्या हो जाएगा ये आपको बताना। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। 67 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो बताओ चोर की परिभाषा। तो बिना श्रम भोजन करना ये चोर की परिभाषा है गद्यांश के आधार पर। 68 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी किसे मानते थे? तो श्रम न करने वाले को गांधी जी पापी मानते थे। 69 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70वां प्रश्न है आपके सामने पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बताओ पंचवटी किसकी रचना? तो ये मैत्री शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। 70 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसकी है? तो नीरजा कृति ये महादेवी वर्मा की। 71 का ई ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित 72वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो किससे उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा है ये अपभ्रंश से इसका उत्पन्न हुआ है। 72 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वह बिल्कुल थक गया इसमें कौन सा है? तो इसमें है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 73 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो मृदु का जो पर्यायवाची है वो कूल नहीं है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 75वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में दिन 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 का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये 75 का आंसर आपको देना है। तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दिन का अर्थ होता है गरीब। 75 का डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 76वां प्रश्न है आपके सामने आंख के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो आंख के सामने क्या हो जाएगा? तो इसके लिए क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष। 76 का बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हो कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा
तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास, मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और एग्जाम पर के द्वारा जो वॉल्यूम 2 के 10 सेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक आपने पूरे सेट कंप्लीट नहीं किए होंगे तो आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। कल से आपके लिए बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।